इस स्पेशल शो में हम बात अब करेंगे गाजा पट्टी को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर और वापस लौटते टैंक्स को लेकर और जिंदगी के पटरी पर लौटने की जद्दोजहद को लेकर। और गाजा में पिछले कुछ घंटों से तूफान के बाद अब भी शांति पसरी हुई है, लेकिन ट्रंप का पीस प्लान क्या सच में पीस के साथ ही लागू हो जाएगा? ऐसा ही कुछ सवालों के जवाब खोजती है हमारी खास रिपोर्ट, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। लौट रहे हैं टैंक और जहाज। तबाही के मंजर के बाद अब शांति का आगाज। कुछ घंटों पहले तक इन टैंकों की गड़गड़ाहट से गाजा में खौफ पसर जाता था, अब ये शांत हैं। धूल उड़ाते इनके पहिए गाजा से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बाद से इजराइल की सेना की वापसी शुरू हो चुकी है। उत्तरी गाजा की तरफ हजारों विस्थापितों का रेला बहा चला आ रहा है। इनमें से ज्यादातर ने अपनों को खोया है और घर बार का कोई ठिकाना भी नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि संघर्ष विराम के बाद इनकी जिंदगी का तूफान भी थम जाएगा। हालांकि गाजा ने इस शांति से पहले का तूफान भी देखा है। कई इलाकों में शुक्रवार को एयर स्ट्राइक हुई और बम बरसाए गए। इनमें से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में गाजा में करीब 25 लोग मारे गए और 80 घायल हो गए। इस जंग में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। शहर की इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, ज्यादातर स्कूल, हॉस्पिटल धराशायी हो चुके हैं। एक वीराने, बर्बाद और खौफनाक शहर में जिंदगी रफ्तार कैसे पकड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल अभी और भी है, क्योंकि हमास के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। इन 2 दिनों के अंदर उसे इजराइल के बंधकों को हर हाल में वापस करना है, फिर वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा। अब बिचौलियों की मदद से सबसे बड़ी इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अपनी जान गंवा चुके बंधकों को कहां और कैसे ढूंढा जा सकेगा। उधर समझौते के तहत इजराइल ने उन 250 लोगों की सूची जारी कर दी है जिन्हें इजराइल से रिहा किया जाना है, लेकिन हमास रिहा करने वाले लोगों में कई ऐसे नाम शामिल करना चाहता है जिन्होंने बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर भी पेच फंसा हुआ है। वैसे हमास को भरोसा है कि बंधकों की अदला बदली ठीक से हो जाएगी और अब तो उसे संघर्ष विराम की गारंटी भी मिल गई है। हो सकता है कि सोमवार को जब बंधकों को सौंपा जाए तो खुद ट्रंप इस मौके पर मौजूद रहें। इजराइल की सेनाएं अब उनके स्वागत और सुरक्षा में पूरी तरह जुट गई हैं। आज तक ब्यूरो। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इजराइल और हमास की डील तो हो गई है, लेकिन ये सीज फायर इतना आसान भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास कब तक सारे बंधकों को छोड़ेगा, इसकी कोई तय तारीख तय नहीं की गई है। और ये भी स्पष्ट नहीं आया है सामने कि आखिरकार क्या हमास हथियार डालेगा। शायद यही वजह है जो लगातार कई सवाल इस पर खड़े कर रही है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय क्या ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस सीज फायर को लेकर, इस शांति को लेकर बड़े संशय डाल रही है। सबसे पहले अगर आप देखें, बंधकों की रिहाई की सटीक तारीख का अब तक पता नहीं। हालांकि 48 घंटे अभी है, 2 दिन का वक्त अब भी है हमास के पास बंधकों को छोड़ने के लिए। दूसरी बड़ी वजह, ट्रंप के गाजा डील के खिलाफ इजराइल के ही वित्त मंत्री सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, गाजा का जो प्लान है वो इजराइल के अनुरूप नहीं है। बंधकों की रिहाई के बाद हमास के खात्मे के पक्ष में है। वित्त मंत्री वो कहते हैं कि हमास का पूरा खात्मा कर ही सैनिकों को वापस बुलाया जाना चाहिए। हथियार डालने के लिए अभी भी हमास तैयार नहीं है। हमास ने साफ तौर पर कहा है कि हम अमेरिका के सामने, किसी विदेशी फोर्स के सामने हथियार नहीं डालेंगे। डील पर अभी भी कुछ दौर की बातचीत बाकी है। छठा बड़ा कारण क्या है? गाजा के पूर्ण निर्माण को लेकर स्थिति साफ नहीं है, यानी कैसे रिबिल्ड किया जाएगा गाजा को, यह भी अब तक क्लियर नहीं है। सातवीं सबसे बड़ी वजह कि गाजा के 53% हिस्से पर रहेगा इजराइल का कब्जा, यानी जब येलो लाइन के पीछे आ जाएंगे करीबन इतने 53% हिस्से पर फिर भी इजराइल रहेगा। शायद ये एक बड़ा कंसर्न है। और उसके बाद अगर सारे बंधक एक बार में रिहा हो गए, गाजा कहां पर है? 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो चुकी है। बड़ा आंकड़ा है, इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कुल 92% यानी 4,36,000 घर इसमें तबाह हो गए। 90% से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। कुल संरचना का 70% हिस्सा क्षतिग्रस्त या फिर बर्बाद हो चुका है। 70% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। 81% सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।
कोई रास्ते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुका है। कृषि के लिए 83% जो है वो कुआं बेकार हो चुका है और पानी, पीने के पानी की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। 71% ग्रीन हाउस नष्ट हो चुका है। पीने का पानी हो, आप कह सकते हैं पेड़ हो, ग्रीन हाउस हो, या फिर पेड़ आप कह सकते हैं कि खाने पीने का सामान, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसे में आप मानिए कि कितना ज्यादा मुश्किल होगा। 2 साल पहले जहां गाजा में जिंदगी खुशहाल थी, लगातार इमारतें खड़ी थी, अब वहां के ताजा हालात क्या हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। उस गाजा में आज बर्बादी और तबाही की तस्वीरें ही दिखती हैं। 80% से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, 90% सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब गाजा का हाल क्या हो गया। ये पहली तस्वीरें हैं गाजा की पहली तस्वीर, और अब नई तस्वीरें कैसी हैं आप देखिए। ये एक तरीके का मलबे का शहर है। इंसानी आप तौर पर देखें तो लोग बहुत कम इलाकों में बचे हैं, इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, रहने का कोई नामो निशान नहीं है। ये पहले गाजा की तस्वीर और अब के गाजा की तस्वीर, हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं इस समय गाजा के ताजा हालात 2 साल में क्या हो गए। हमास को हथियार विहीन किया जाएगा, यानी हमास को हथियार डालने होंगे। हालांकि इजराइल की सेनाएं जल्दी गाजा छोड़ देंगी, लेकिन अगर हमास ने रोड़ा अटकाया तो फिर सेनाओं का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। शायद यही सबसे बड़ा पेच है जिसको लेकर हमास भी अब भी क्लियर नहीं है कि वो अपने हथियार डाले या नहीं डाले। अल मसीला में एयर स्ट्राइक में 1 शख्स की मौत हुई, 7 लोग इसमें घायल हुए। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जिस पर इजराइल की तरफ से अटैक किए गए। ये साउथ लेबनान का इलाका है जहां पर ये अटैक किए गए। इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है और इन इलाकों से लगातार हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। यानी जहां हमास के साथ लगातार इजराइल की तरफ से सीज फायर और बातचीत का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के इलाकों में, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले कर रहा है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हैं। अशोक सज्जनार सर, अभी इजराइल के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं और जैसे नेतन्याहू पहले भी करते आए हैं, जिसको लेकर कई बार ये सवाल भी खड़े हुए कि क्या बंधकों की रिहाई के बाद ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इजराइल दोबारा से हमास पर या फिर गाजा में अटैक नहीं करेगा? जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे विचार से बहुत ही सबके दिमाग में ये आता रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए एक ट्रम्प कार्ड, एक तुरुप का पत्ता अगर हमास के हाथ में है तो बंधक है। और मेरे विचार से बंधक वो इसलिए लेकर गए थे 7 अक्टूबर 2023 में, जिससे कि वो अपने उनको एक ढाल बनाकर अपने को बचा सके। अभी तक देखिए वही वो करते रहे हैं और अपने जो उनके बंधक हैं इजराइल में, फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने आतंकी वारदातें की हैं, आतंकी घटनाएं की हैं, उनके ऊपर उनको छुड़वाने में वो थोड़ा बहुत सफल हो चुके हैं। परंतु अगर वो ये दे देंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और देखिए आगे आपने बताया है जो वो अपने हथियार नहीं डालने वाले हैं। इजराइल ने कहा है जो हमको 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मंजूर है सुमित, तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ आगे चलते हुए, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो वहां से बंधकों को वो रिहा कर दे, और हमास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर युद्ध विराम हो जाए और एड आ जाए। बिल्कुल। तो ये दोनों पहला जो है कदम वो लेने के लिए दोनों तैयार होंगे, परंतु इससे आगे शांति का बढ़ना, शांति का मुकम्मल होना, शांति का कायम रहना मेरे विचार से सुमित बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जनरल सिवाज में। जनरल सिवाज, एक पेच तो यह था कि देखिए बंधकों की रिहाई के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा बड़ा पेच ये कि क्या हमास अपने हथियार डाल देगा, यानी अपने अस्तित्व को खुद ही सरेंडर कर देगा, खुद ही खत्म कर देगा। और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर आप मान के चलिए कि ये सीजफायर बहुत लिमिटेड समय के लिए होगा। निश्चित तौर पर फिर हमास अपने आप को रिवाइव करेगा और इजराइल से बदला जरूर लेगा। हाँ बिल्कुल। देखो सुमित, 3 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक तो कि क्या इजराइल के पूरे होस्टेजेस को हमास इकट्ठा छोड़ देगा, जिसमें 20 जो करीब करीब जिंदा है और 28 करीब उनके डेड बॉडी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जैसे ही वो रिलीज कर देगा होस्टेजेस, फिर उसके पास लीवरेज नहीं रह जाती, फिर जो इजराइल दोबारा हमला कर सकता है किसी न किसी बहाने से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसआर्मामेंट का। क्या जो हमास है अपने हथियार देने को तैयार होगा, किसके सामने इंटरनेशनल बॉडी होगी, कौन होगा। तीसरा, क्या इजराइल
जो गाजा पट्टी से पूरा निकल जाएगा। ये जो 3 स्टिकिंग पॉइंट हैं, इनके ऊपर कोई खास क्लियरिटी नहीं है। पर मुझे अभी भी लगता है कि ये फेज 1 जो इसका है पीस प्लान का, ये सक्सेसफुल होगा। होस्टेजेस वापस आएंगे, क्योंकि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का खुद भी इन्वॉल्व है। जो जिस प्रकार से वो इजराइल की कैबिनेट है उसमें भी भाषण देंगे, फिर वो कहीं ना कहीं गाजा पट्टी पे भी जाने की सोच रहे, इजिप्ट में भी हैं। तो मुझे लगता है फर्स्ट फेज तो होगा, मगर क्या ये असली में इसके अंदर शांति आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। आगे जो सिचुएशन बिल्डअप होगी वो तो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि जो हमास की नीयत पे काफी शक है सभी को कि क्या हमास इतना सच है जितना है। अगर होता तो वो इतने होस्टेज को लेके नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा। इजराइल मुझे लगता नहीं कि इस पक्ष में है कि वो ज्यादा देर तक वहां रहे, क्योंकि बहुत प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर बहुत आ रहा है नेतन्याहू पे। मगर ये सच्चाई है कि आगे क्या होगा ये समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है, होस्टेजेस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए सर, यही तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए भरोसा, किसी भी शांति बहाली के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। शायद ना तो इजराइल हमास पर करता है और ना ही हमास इस समय इजराइल पर करता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने के बाद निश्चित तौर पर इजराइल अपने बड़े अटैक्स दोबारा से शुरू कर सकता है। देखिए